गेहूं काटने जा रही हूँ। शाम होने से पहले समुद्र से कुछ मछलियाँ पकड़ लाना। आज मौसम पता नहीं कुछ अजीब सा लग रहा है। क्या माँ, रोज खाना मैं बनाऊं, घर के सारे काम मैं करूं और अब मछलियाँ भी मैं ही पकड़ूं? थोड़ा तो तरस खाओ मुझ पर। चुपचाप से वही कर जो कहा गया है। इतने सारे काम गिना दिए और एक भी ठीक से करना नहीं आता। इतना कहकर मोहिनी की माँ गायत्री खेतों में फसल काटने चली जाती है और मोहिनी अपनी माँ की बातों को नजरअंदाज करके वापस सो जाती है। कुछ घंटों की नींद के बाद जब वो जागती है तो देखती है कि शाम हो गई है। अरे बाप रे बाप, इतने जल्दी शाम हो गई। मोहिनी बेटा, अपनी भलाई चाहती है तो जल्दी से भाग। माँ के आने से पहले मछलियाँ पकड़कर जल्दी से आ जा। मोहिनी भागते हुए समुद्र की ओर जाती है, लेकिन जैसे कि उसकी माँ ने उसे चेतावनी दी थी, आसमान में काले गहरे घने बादल छा गए। अरे अरे बादल भैया, थोड़ा तो सब्र कर ले। बस मुझे थोड़ी सी मछलियाँ पकड़कर घर ले जाने दे, उसके बाद तू फट जाना। ऐसा कहते हुए मोहिनी समुद्र के पास पहुँच जाती है। इधर मोहिनी की माँ उसे पूरे घर में ढूंढने लगती है। मोहिनी, ओ मोहिनी। मोहिनी दीदी तो समुद्र में मछलियाँ पकड़ने गई है। हे भगवान, ये लड़की आखिर मेरी बात क्यों नहीं सुनती? ऐसे घोर अंधेरे काले बादल तो तब आते हैं जब उसे आना होता है। किसे आना होता है काकी? गायत्री कुछ भी नहीं कह पाती। थोड़ी देर बाद मौसम शांत हो जाता है, जिसकी वजह से मोहिनी थोड़ी मछलियाँ पकड़ लेती है और उन्हें घर ले जाने लगती है। तभी उसकी कुछ सहेलियाँ उसे बेवकूफ बनाकर मछलियाँ लेने की योजना बनाती हैं। अरे अरे मोहिनी, ये मरी हुई मछलियाँ कहाँ ले जा रही है? अरे हट कविता, आज मेरा तुमसे बात करने का बिल्कुल भी मन नहीं है। मुझे पहले ही बहुत देरी हो गई है। अगर सही समय पर मछलियाँ लेकर घर नहीं पहुँची ना, तो मेरी माँ मेरी हड्डी पसली तोड़ देगी। देख मोहिनी, अगर तू घर पहुँच भी गई ना, तो भी आज तेरी हड्डियाँ टूटने से तुझे कोई नहीं बचा सकता। क्यों? मैंने ऐसा क्या किया? अरे मेरी बेअकल सहेली, भला क्या मरी हुई मछलियों को कोई पका कर खाता है? देख जरा, तेरे पास तो एक भी जिंदा मछली नहीं है। हाँ हाँ सविता, ये तो तुमने बहुत पते की बात की। अगर मैं इन मरी हुई मछलियों को माँ के पास ले गई तो वो तो इन्हें कुत्तों को खिला देगी। लेकिन सविता, अब तो मेरे पास दोबारा मछलियाँ पकड़ने का समय ही नहीं है। अब तो मैं बुरी तरह फंस गई। अरे अरे, जब तेरी सहेलियाँ तेरे पास हैं तो तू इतना क्यों फिक्र करती है? एक काम कर, ये सारी मछली हमें दे दे और इसके बदले मैं तुझे एक जिंदा मछली देती हूँ। मोहिनी अपने दोस्तों की बातों में बहुत ही आसानी से फंस जाती है और वो एक जिंदा मछली लेकर घर की ओर जाने लगती है। ये सारी घटना पेड़ के पीछे छुपा एक सुंदर नवयुवक देख रहा था और वो सोचता है, इससे बड़ी बेअक्ल लड़की तो मैंने अपने जीवन में नहीं देखी। भला पानी के बाहर कौन सी मछली जिंदा रहती है? खैर, मुझे ऐसे ही इंसान की तलाश थी। इसे मैं आसानी से अपने जाल में फंसा सकता हूँ। चंद्रेश मोहिनी का पीछा करने लगता है और उसके घर पहुंच जाता है। माँ, ओ माँ, देख मैं मछली लेकर आ गई। ये क्या, बस एक मछली? अरे क्या बताऊँ माँ, रास्ते में आते समय सारी मछलियाँ मर गई थी, तो मेरी सहेलियों ने उन मछली के बदले मुझे ये जिंदा मछली दे दी। देख माँ, किया ना मैंने अकल वाला काम। तू तो ऐसे ही मुझे बेअकल कहती रहती है। गायत्री अपनी बेटी की ऐसी मूर्खता देखकर बहुत ही क्रोधित हो जाती है। आज तो तूने हद कर दी मोहिनी, इतनी बेवकूफ तू कैसे हो सकती है? आज तो तुझे मैं बिल्कुल खाना नहीं दूंगी। निकल जा मेरे घर से, तभी अकल आएगी तुझे।
इतना कहकर गायत्री घर के दरवाजे बंद कर लेती है और मोहिनी दुखी होकर वापस समुद्र की ओर जाने लगती है। यही सही मौका है इस लड़की की मूर्खता का फायदा उठाने का। मोहिनी समुद्र के पास बैठी हुई थी, तभी चंद्रेश मौका पाकर उसके पास जाता है। कैसी हो होशियार लड़की? मुझे तो सब लोग बेअकल बोलकर मेरा मजाक उड़ाते हैं, लेकिन तुम पहले इंसान हो जो मुझे होशियार कह रहे हो। लगता है इस गांव में नए हो तुम। वैसे कौन हो तुम? जी मेरा नाम चंद्रेश है और मुझे मेरे माँ बाप ने घर से निकाल दिया है और मैं तब से एक आश्रय के लिए भटक रहा हूँ। तुम मुझ गरीब को अपने घर के किसी कोने में छोटी सी जगह दे दोगी तो तुम्हारा बहुत आभार रहेगा। अरे मेरे घर में मुझे ही नहीं रहने दिया तो मैं तुम्हें कहाँ से आसरा दे दूँ? मैं तो खुद ही आज रात के लिए आसरा ढूंढ रही हूँ। लेकिन तुम्हें क्यों घर से निकाल दिया? फिर मोहिनी उसे सारी बातें बताती है। चंद्रेश को तो पहले से ही ये सब मालूम था, इसीलिए उसने पहले से ही एक पेड़ के पीछे टोकरी में मछलियाँ रखी हुई थी। वो पेड़ के पास जाता है और मछलियों से भरी टोकरी उसके सामने रख देता है। मोहिनी ये देखकर खुश हो जाती है। अरे वाह वाह चंद्रेश, तुम तो कमाल के इंसान हो। तुमने तो मेरी सारी समस्या दूर ही कर दी। अब मैं माँ को ये सारी मछलियाँ दे दूंगी, जिससे वो यकीन कर लेंगी कि उनकी बेटी बेअकल नहीं है। तो क्या अब तुम मुझे अपने घर में रहने की जगह दोगी? मोहिनी सोच में पड़ जाती है और फिर सोचते हुए बोली, देखो तुमने मेरी मदद तो की है तो मैं तुम्हें अपने घर में तो रहने दूंगी, पर मेरी एक शर्त है कि तुम्हें मेरी ऐसे ही मदद करनी होगी जिससे मेरी माँ को लगे कि मैं सचमुच अक्लमंद हो गई हूँ। चंद्रेश शर्त के लिए मान जाता है और दोनों वापस घर के लिए निकल पड़ते हैं। जल्दी ही वे अपने घर पहुँच जाते हैं। मोहिनी बाहर से अपनी माँ को आवाजें लगाने लगती है। गायत्री जैसे ही दरवाजे खोलती है तो देखती है मोहिनी के साथ एक सुंदर नवयुवक है। मोहिनी अपनी माँ को सारी घटना के बारे में बताती है। माँ जी, मैं बहुत मुश्किलों का मारा हूँ। कृपया करके बस थोड़े दिनों तक मुझे अपने घर में रहने दो। इसके बदले आप जो बोलेंगी मैं वो करूँगा। गायत्री उसकी बेबसी देखकर अपने घर में रहने के लिए जगह दे देती है। कुछ महीने बीत जाते हैं और चंद्रेश पूरे परिवार के साथ घुल मिल चुका था और गायत्री भी उसे बहुत पसंद करने लगी थी। एक दिन सेठ के यहाँ पर काम करने वाली महिला एक खबर लेकर मोहिनी के घर आती है। अरे ओ मोहिनी बेटा, तुझे कल सेठ जी ने अपनी हवेली में बुलाया है। हवेली का नाम सुनते ही चंद्रेश गुस्से से तिलमिला उठता है। उस महिला के जाते ही चंद्रेश मोहिनी के साथ हवेली में जाने की तरकीबें सोचने लगता है। रात में मौका पाते ही चंद्रेश गायत्री के पास जाकर कहता है, माँ जी, आपको तो मालूम है हमारी मोहिनी कितनी मूर्ख है और सेठ तो बहुत ही चतुर आदमी है। कहीं उसने कोई ऊंच नीच की तो हमारी मोहिनी की तो बड़ी बदनामी होगी। मोहिनी तो बहुत ही आसानी से उसके जाल में फंस जाएगी। अगर आप कहो तो कल मैं मोहिनी के साथ हवेली में चला जाऊंगा। गायत्री को भी चंद्रेश की बातें सही लगती है और वो उसकी बात मान जाती है। अगले दिन दोनों सेठ की हवेली के लिए निकल पड़ते हैं। जैसे जैसे चंद्रेश उस हवेली के पास जा रहा था, वैसे ही उसका गुस्सा आग की लपटों की तरह भड़कने लगता है। मोहिनी जब उसे देखती है तो चिंतित होकर पूछती है, चंद्रेश, अभी तो तुम बिल्कुल ठीक थे, अचानक तुम्हें क्या हुआ? चंद्रेश उसे कोई जवाब नहीं देता। थोड़ी देर चलने के बाद वो हवेली में पहुंच जाते हैं। मोहिनी सेठ से मिलने भीतर चली जाती है और चंद्रेश बाहर रुककर हवेली को गौर से देखने लगता है।
मानो कि उसे किसी चीज की तलाश हो। सुनो मोहिनी, मेरा बेटा विलायत से पढ़कर आया है और कल उसका 25वां जन्मदिन है और इस खुशी में मैंने पूरे गांव को दावत दी है। इसलिए तुम मुझे कल 80 किलो ताज़ा मछली लाकर दे देना। तभी उसका बेटा राजेश वहाँ आता है। मोहिनी की नजर जैसे ही राजेश पर पड़ती है तो वो बस उसे घूरती ही रह जाती है। तभी राजेश अपने पिता से कहता है, लेकिन पिताजी, इतनी सारी मछली कौन खाएगा? ऐसे जीवों की हत्या करना तो पाप है। हाँ सेठ जी, राजेश जी एकदम सही कह रहे हैं। ये तो कभी कोई गलत बात कह ही नहीं सकते। इधर चंद्रेश घूमते घूमते हवेली के अंतिम छोर पर आ जाता है। तभी अचानक उसे कुछ दिखता है और उसकी आंखें चमक उठती हैं। वो जल्दी से भागकर उसी ओर जाता है, लेकिन तभी एक धमाका होता है और चंद्रेश अपने असली रूप में आकर मीलों दूर जाकर गिरता है। कहीं किसी ने मुझे देखा तो नहीं? चंद्रेश खुद को पेड़ों के पीछे छुपा लेता है। जिस चीज की तलाश मैं इतने सालों से कर रहा हूँ वो मेरे सामने है और मैं इसे छू भी नहीं सकता। अगर इस नायाब रत्न जड़ित अद्भुत पेड़ के फूलों को सही समय पर नागलोक नहीं ले गया तो मेरी माँ हमेशा के लिए मुझसे दूर हो जाएगी। चंद्रेश एक इच्छाधारी नाग था जो अपनी माँ को बचाने और अपने पिता के हत्यारे को मारने यहाँ आया था और इसके लिए उसने मोहिनी जैसी मूर्ख लड़की का सहारा लिया। थोड़ी देर बाद मोहिनी हवेली से बाहर आती है और वो चंद्रेश को ढूंढने लगती है। चंद्रेश जल्दी से अपने जख्मों को छुपाता है और उसके पास जाता है। कहीं मोहिनी ने मुझे मेरे असली रूप में तो नहीं देख लिया? ऐसा हुआ तो मैं उसे ही मार दूंगा। अरे तुम यहाँ हो, मैं तुम्हें कब से ढूंढ रही हूँ चंद्रेश। तुम्हें पता है आज मैंने राजेश को पूरे 15 साल बाद देखा। तो मैं क्या करूँ? तुम मुझे बस ये बताओ कि सेठ जी ने तुम्हें अंदर क्यों बुलाया था? फिर मोहिनी चंद्रेश को सारी बात बताती है। अच्छा, तो मोहिनी ने मेरा असली रूप नहीं देखा। और फिर वो दोनों घर की ओर निकल जाते हैं। चंद्रेश रास्ते भर उन फूलों को पाने की तरकीब सोचता रहता है जो उसने सेठ के बगीचे में देखे थे। मोहिनी, चंद्रेश, तुम दोनों ठीक हो ना? हाँ माँ, हम तो बिल्कुल ठीक हैं। लेकिन आप इतनी घबराई क्यों हैं? अरे आज सेठ के बगीचे में कोई सांप आया था, इसीलिए सेठ ने वहाँ की सुरक्षा को और भी बढ़ा दिया है। तो इसमें क्या बड़ी बात है माँ? सांप तो हर जगह होते हैं और वो पेड़ों के बीच नहीं रहेंगे तो क्या हमारे साथ इस घर में रहेंगे? इसमें सुरक्षा बढ़ाने की भला क्या जरूरत थी? मोहिनी, तू उस सेठ से दूर ही रहना। उसने बहुत से सांपों के परिवार उजाड़े हैं और उसका कोई न कोई दुश्मन उससे एक दिन जरूर बदला लेगा। माँ, ओ माँ, आज मुझे पूरे